पंजाब केसरी के लीगल पॉइंट में आज बात करेंगे जमानत पर। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश चौबे, जो विधिवेत्ता हैं और लगातार कानून के क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जमानत की जो प्रक्रिया है किस तरह से होती है, किन प्रक्रियाओं से गुजर कर एक अभियुक्त को जमानत मिलती है और मुक्त होता है, इन तमाम मसलों पर बात करते हैं। जमानत एक पेचीदा मामला हो जाता है। लंबे समय तक व्यक्ति है जेल में और उसको जमानत नहीं मिल रही, बाहर नहीं निकल पा रहा। आखिर ये जमानत का सरलीकरण कैसे हो, किस तरह से व्यक्ति को जमानत मिल जाए? सबसे पहले तो विवेक जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे इस विषय पर अपना विचार रखने के लिए आमंत्रित किया। जमानत, अगर हम भारत की कानून व्यवस्था की बात करें तो भारत में जमानत की दृष्टि से दो प्रकार के अपराध होते हैं। एक तो जमानती अपराध और दूसरा अजमानती अपराध। अब आप पूछेंगे कि कौन कौन से अपराध जमानती होंगे, कौन कौन से अजमानती होंगे। तो जमानती अपराध और अजमानती अपराध के लिए पूरी एक श्रेणी है जो सीआरपीसी में व्यवस्थित तरीके से उस पूरी कैटेगराइज किया गया। तो उसमें हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होती है कि कौन से जमानती होंगे, कौन से अजमानती होंगे। अब आते हैं, जैसे आपका मूल जो सवाल था कि किन मामलों में जमानत हो सकती है या जमानत की प्रक्रिया क्या है। तो विवेक जी, जो जमानती अपराध होते हैं उनमें अभियुक्त व्यक्ति का अधिकार होता है कि उसको जमानत पर छोड़ा जाए। जब भी, जैसे ही कोई व्यक्ति जमानती अपराध के अभियुक्त के रूप में गिरफ्तार किया जाता है तो उसका ये राइट है और न्यायालय का ये दायित्व है कि उसको जमानत पर छोड़े। अब सवाल होता है अजमानती अपराध का। आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये विडंबना है इस समाज की, इस सिस्टम की, इस देश की, कि लोगों के बीच में ये धारणा हो गई है कि यदि वो अजमानती अपराध है तो उसको जमानत नहीं दी जाएगी। ऐसा नहीं है। अजमानती अपराध के मामलों में भी जमानत प्रदान की जाती है, लेकिन अजमानती अपराधों में ये न्यायालय का डिस्क्रिशन होता है, न्यायालय का विवेकाधिकार होता है कि वो उस व्यक्ति को, उस अभियुक्त को जमानत पर छोड़े या ना छोड़े। लेकिन इसका ये बिल्कुल कतई तात्पर्य नहीं है कि अजमानती अपराध में जमानत नहीं होती है। बहुत घबराहट हो जाती है अभियुक्त के परिजनों को। घबराहट में बड़े बड़े वकीलों को करते हैं, वकीलों के पास पहुंच जाते हैं। और अब तो जैसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी हो गया और सब अपन लाइव भी देख सकते हैं कैसे डिस्कशन होता है, वकील क्या तर्क दे रहे हैं और उसका जमानत हो जाती है। कई जगह देखा गया कि थोड़े से तर्क में ही जज ने जमानत दे दी, लेकिन जब वो अभियुक्त के परिजन बाहर खड़े हैं उनको लगता है कि तो बहुत बड़ा मामला था। तो ये जो सरलीकरण होता है समझ नहीं पाते हैं। कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं उनके बारे में लीगल एस्पेक्ट भी नहीं जानते हैं। तो इसका सरलीकरण किस तरह से किया जाता है? क्या बहुत खर्चीला होता है क्या जमानत करना? बिल्कुल भी नहीं होता। अगर हम जमानत के आवेदन की बात करें तो मुश्किल से 200 से 300 रुपए उसमें मूल खर्च होते होंगे जमानत के आवेदन बनाने में। लेकिन क्या है सर, वही दिक्कत है। बात यह है, हमारे यहाँ जैसे हम लोग ये कहते हैं कि साहब प्रत्येक व्यक्ति को कानून की जानकारी होना चाहिए, लेकिन कानून की जानकारी कैसे हो, इस संदर्भ में कोई मैकेनिज्म नहीं है। लोगों को पता ही नहीं है कि एक व्यक्ति जैसे ही कोई अपराध करता है, या अपराध करता है नहीं, मैंने गलत शब्द इस्तेमाल किया, अपराध का किसी व्यक्ति को अभियुक्त डिक्लेयर होता है, जैसे ही उसको अभियुक्त, वैसे ही उसको, अगर वो अपराध अजमानती है तो उसको इस तरह से उसको ट्रीट किया जाता है कि मतलब अब ये जेल में सड़ेगा, अब इसको छोड़ा ही नहीं जाएगा। ऐसा नहीं है। अगर व्यक्ति ने, अब देखिए सर, दो ही व्यवस्थाएं हैं कि यदि व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और अपराध किया है। अगर बीइंग अ लॉ स्टूडेंट आप मुझसे पूछें, अगर किसी व्यक्ति ने अपराध नहीं किया है और वो उस मामले का अभियुक्त है तो उसको जमानत पर छोड़ा जाएगा। ये बिल्कुल बिल्कुल व्यवस्था है, क्योंकि न्यायालय में वकील के कोई तर्क के आधार पर नहीं छोड़ा जाता है कि तर्क आपके अच्छे होंगे तो छोड़ दिया जाएगा, तर्क बुरे होंगे तो नहीं छोड़ा जाएगा। तर्क जैसी कोई बात ही नहीं है ना भाई। आपने अगर अपराध नहीं किया है तो आप अपनी बात बताएंगे कि साहब हमने किया ही नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि साहब कौन से मामले हैं जिनमें व्यक्ति को, मतलब इसकी प्रोसीजर क्या होगी। देखिए, कोई भी अपराध जो है, अगर किसी व्यक्ति, जैसे कुछ अपराध छोटे होते हैं, जैसे मान लीजिए अगर छोटे अपराध हैं, जैसे 7 साल से कम के अपराध हैं, आजीवन कारावास या मृत्यु दंड के जो उसे दंडनीय अपराध हैं, महिलाओं के विरुद्ध अपराध हुए, बच्चों के विरुद्ध अपराध हुए हैं, तो अगर कुछ ऐसे अपराध हैं जो महिलाओं के विरुद्ध अपराध हैं या बच्चों के विरुद्ध अपराध हैं, उन मामलों में फिर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो होता है, मजिस्ट्रेट जो है व्यक्ति को जमानत नहीं देता है।
फिर आपको उसके लिए सेशन जाना पड़ेगा। आपको जनरली देता नहीं है। बाकी किसी भी अपराध में मजिस्ट्रेट के पास भी पावर है कि वो जमानत पर छोड़ देगा। अगर अपराध जैसे आजीवन कारावास हुआ, मृत्यु दंड के अपराध हुए, 10 साल से ऊपर की सजा के अपराध हुए, और आप बच्चों के खिलाफ अपराध हुए, महिलाओं के खिलाफ अपराध हुए, तो ऐसे मामलों में फिर उसको डिस्ट्रिक्ट और सेशन जज, इवन डिस्ट्रिक्ट जज तो जब सिविल मामले में डिस्ट्रिक्ट जज उसको कहते हैं, सेशन जज पे यहाँ उसको जो है उसकी अपील करनी होगी। और अगर न्यायालय को ये लगता है कि इसको जमानत दिया जाना चाहिए तो न्यायालय इसको जमानत पर छोड़ देगा। उसके बाद उसके पास राइट है कि वो हाई कोर्ट चला जाए। हाई कोर्ट में भी उसको अगर न्यायालय को लगता है कि इसको जमानत पर छोड़ा जाना चाहिए तो उसको जमानत पर छोड़ दिया जाएगा। व्यवस्था हमारे यहाँ की इस तरह की है कि हम लोगों ने एक व्यवस्था ये बना ली है कि साहब अगर किसी व्यक्ति के ऊपर ये अभियोग है कि उसने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया तो मतलब उसको 3 महीने तक जेल में रहना। ऐसा कानून में ऐसी व्यवस्था नहीं है सर। जो 3 महीने का ही जो अवधारणा रहती है, 90 दिन की जो अवधारणा रहती है, वो ये है कि साहब 90 दिन के अंदर चालान पुटअप होना है। अगर 90 दिन के अंदर चालान पुटअप नहीं होता है तो फिर ऐसी कंडीशन में फिर उसको बेल प्रदान कर दी जाएगी। लेकिन कौन सा व्यक्ति किस मामले में कितने दिन तक अंडर ट्रायल रहेगा, इसके बारे में सिर्फ और सिर्फ एक ही सेक्शन है जो ये बताती है कि साहब किसी भी व्यक्ति को अंडर ट्रायल अधिकतम जो है जो सजा है उसका अगर उसने आधा अंडर ट्रायल भोग लिया तो उसको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन अगर पब्लिक प्रोसिक्यूटर ये साबित कर दे कि साहब नहीं छोड़ा जाना चाहिए तो फिर उसको अंडर ट्रायल रखा आगे तक जा सकता है। एक और भी बात आपने कही कि जो 7 साल तक वाले अपराध है इसमें भी पुलिस बड़ी उलझन में डाल देती है। नोटिस पे छोड़ देना चाहिए ऐसे जो अपराध होते हैं, लेकिन उसमें भी आपको जमानत लेना, मतलब कानूनी प्रक्रिया अलग है लेकिन पुलिस उसको क्लियर नहीं बताती, तमाम चीजों को छुपा के रखती है। बिल्कुल सर। क्या हुआ कि क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ सर 2006 में। 2006 में जब अमेंडमेंट हुआ क्रिमिनल लॉ में तो उसमें सेक्शन 41A जोड़ा गया। पहले हमारे यहाँ ये था कि अगर कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस अधिकारी के पास ये अधिकार होता था कि वो किसी भी व्यक्ति को बिना वारंट के गिरफ्तार कर सकता था। लेकिन 2006 में जब क्रिमिनल लॉ में अमेंडमेंट हुआ तो उसमें ये जोड़ दिया गया कि साहब जो सेक्शन 41 जो पुराना कोड था, अभी तो नया आप सीआरपीसी आ गया, तो जो 41 में जो व्यवस्था दी गई है, जो कैटेगरी दी गई है, सिर्फ और सिर्फ उन मामलों में बिना वारंट के गिरफ्तार किया जाएगा। अन्य मामलों में सेक्शन 41A का नोटिस दिया जाएगा और अगर 41A के नोटिस का व्यक्ति पालन करता रहता है तो फिर उसको गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। अग्नेश कुमार का जजमेंट भी है इस पर। आपको जान के आश्चर्य होगा सर, पुलिस वालों, जो पुलिस हमारे यहाँ की व्यवस्था है, मैं किसी व्यवस्था को क्रिटिसाइज करने का राइट मुझे नहीं है, लेकिन बड़ा हैरानी की बात है सर, आज भी जो 7 साल से कम के अपराध हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, पेश कर देते हैं, जबकि उनको छोड़ा जाना चाहिए नोटिस पर। आपको सर विवेक जी, मैं आपके सब्जेक्ट से बाहर का एक बात बोलना चाह रहा था। हमारे यहाँ ये है कि 24 घंटे के अंदर किसी भी व्यक्ति को 24 घंटे से अधिक गिरफ्तार करके पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर सर इसका विश्लेषण किया जाए और देखा जाए तो अमूमन 99% ऐसे अभियुक्त होते हैं और इवन गांव में तो 100% जिनको पुलिस अधिकारी गिरफ्तार करता है, 3 दिन तक पीटता है और बाद में उसको 24 घंटे के पहले का टाइम डाल करके उसको पेश कर देता है। ना तो बहुत हद तक किसी को पता है और जिनको पता है वो बताना नहीं चाहते। तो अभी विवेक जी सबसे बड़ी बात जो है वो ये है कि लोगों को कानून की जानकारी दिया जाना बहुत जरूरी है। अगर व्यक्ति को कानून की जानकारी होगा, मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं, थोड़ा लाइटर नोट में। हमारे यहाँ बहुत समय पहले के, आज से 10-12 साल पहले की घटना है। एक बच्ची की जो है उसके ससुराल वालों ने उसके ससुराल में मृत्यु कारित हुई। तो क्या हुआ कि कायदे से जब चूंकि हत्या का मामला था तो 302 लगना चाहिए पुराने कोड के आधार पर। मैं जब उनके घर जब गांव गया तो बैठने गया तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा भाई पुलिस वालों ने कौन सी सेक्शन लगाई, कौन से मामले का एफआईआर हुआ? अरे बोले सर बहुत बड़ी धारा लगी। बोले वो तो सब लोग बोल रहे थे, बोले 302 लगनी चाहिए, पुलिस वाले ने 2 और जोड़ दिया तो 304 भी लगा दी। मुझे बड़ी हैरानी भी हुई और बड़ा रोना भी आया। मैंने कहा यार अगर मैं इसको सच बता दूंगा तो ये पागल हो जाएगा, और मैं वहां लौटा आया। तो ये एक्चुअली ये पोजीशन है कि लोगों को जानकारी नहीं है और इस जानकारी के अभाव को जो है अलग अलग एजेंसी जो है दुरुपयोग करती हैं। तो कानून की बेसिक जानकारी सर होनी चाहिए और आपका बहुत बड़ा धन्यवाद है कि आप कम से कम इस
फोरम की या इस बात की बात करने के लिए जब इतना हो हल्ला मचता है, जो बिना तर्क की जो बहस होती है, लोग उसमें लगे हुए हैं, तो आप कम से कम एक लीगल एस्पेक्ट पर बात करने के लिए आपने समय दिया। एक और भी होता है, जमानत के दौरान अगर जमानत की बात आई तो बही लेके आइए, दस्तावेज लेके आइए, तमाम जगह बही मिल जाएगी क्या, बही मिल जाएगी क्या, जबकि प्रक्रिया तो ये होती है कि व्यक्ति अगर वकील भी नहीं है तो एक आवेदन बना दे और उसके बाद सीधे प्रस्तुत कर दे, तो ये झंझट बहुत ज्यादा। क्या होता है सर कि जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को सिक्योरिटी बॉन्ड पर छोड़ता है न्यायालय, आपने देखा होगा जमानत का जो आप आदेश पढ़ेंगे तो उसमें लिखा रहता है कि साहब इसको इतने रुपए की जमानत पर छोड़ा जाता है, तो उसके लिए आपको कुछ ना कुछ सिक्योरिटी तो सर देनी पड़ेगी। अब आपने एक बात बोली कि साहब अगर किसी व्यक्ति के पास कुछ नहीं है तो क्या किया जाए। तो एक होता है कि एक व्यवस्था है क्रिमिनल लॉ में कि अगर कोई निर्धन व्यक्ति है तो उसको जमानत पर बिना सिक्योरिटी बॉन्ड के एग्जीक्यूट किए छोड़ दिया जाएगा। वो कैसे? अब सवाल पैदा होता है कि किसको निर्धन मानेंगे। तो उन्होंने कहा कि साहब बिना, अगर कोई व्यक्ति जमानती अपराध में बिना जमानत दिए 7 दिन तक जेल में रहता है तो कानून ये मानेगा कि ये निर्धन है और उसको बिना बॉन्ड एग्जीक्यूट किए छोड़ दिया जाएगा। अब दूसरा सवाल है कि अजमानती अपराधों में अगर बॉन्ड एग्जीक्यूट करने का न्यायालय ने आदेश दिया है तो, और व्यक्ति ऐसा है कि उसके पास जमानत देने के लिए साधन नहीं है, तब वो क्या करेगा? तो उसके लिए सर हमारे यहाँ एक लीगल अथॉरिटी है, लीगल सर्विस अथॉरिटी, वहां वो आवेदन कर सकता है। वो लोग वकील मुहैया कराते हैं, सुविधाएं भी मुहैया करा देते हैं जनरली। लेकिन आजकल क्या हुआ कि लोगों ने इस व्यवस्था का दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। आपको कोर्ट में बहुत सारे पॉकेट विटनेस वो मिल जाएंगे, जमानतदार, जिनका काम ही सुबह से बही लेकर के आते हैं और वो अमूमन हर केस में खड़े हो जाते हैं। तो ये व्यवस्था का दुरुपयोग है सर, जो नहीं होना चाहिए। अगर वास्तव में गरीब है तो उसको जमानत पर छोड़े जाने की कुछ ना कुछ व्यवस्था तो होनी चाहिए, ये जरूरी भी है। मतलब बहुत इजी प्रक्रिया है लेकिन इसको जटिल दिखाया जा रहा है। बहुत आसान है सर, बहुत आसान प्रक्रिया है। और एक्चुअली क्या होता है सर कि दिक्कत ये है, मैंने अब बार बार मैंने आपको इस पूरे कार्यक्रम में 2-3 बार एक शब्द का इस्तेमाल किया कि कानून का ज्ञान, लॉ का जब तक आपको ज्ञान नहीं होगा, अब कानून का ज्ञान के लिए जो हम और आप, तो चलिए साहब आप मीडिया से हैं, मैं लॉ का स्टूडेंट हूं, तो उस हैसियत से मुझे जानकारी थोड़ा बहुत होना लाजमी भी है। जब लेकिन हम ये कहते हैं सर, जब हम ये कहते हैं कि इग्नोरेंस ऑफ लॉ नो एक्सक्यूज, कानून की भूल क्षम्य नहीं है, तो कानून का ज्ञान कौन करवाएगा? आजादी से लेकर के आज तक कभी भी किसी भी सरकार ने आम लोगों को कानून की जानकारी देने के लिए कोई ऐसा फोरम तैयार नहीं किया। मेरा ये मानना है कि कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिए जो ग्रास रूट पर, जो बिल्कुल जमीनी स्तर पर गांव, छोटे छोटे गांव जो हैं, उन लोगों को कम से कम बेसिक जानकारी तो हो। एक व्यक्ति गिरफ्तार होता है, 4 दिन तक उसको पुलिस वाला ऑफिसर रखता है, उसको बाद में 24 घंटे के पहले की डेट डाल करके उसको पेश कर देता, पता ही नहीं किसी व्यक्ति को। आपको जान के आश्चर्य होगा सर, हमारे यहाँ रुदल साहब वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार वाला केस में एक व्यक्ति जिसको इक्वटल 18 साल पहले इक्वटल हो गया और उसको रखा गया। तो ये जो छोटी छोटी सी बातें हैं, छोटी छोटी सी जो चीजें हैं, अभी भी हमारे यहाँ व्यवस्था है साहब कि हथकड़ी नहीं लगाई जानी चाहिए। गांव में वो रस्सी से बांध के ले जाते हैं। तो ये सब सारी जो चीजें हैं सर, ये कौन बताएगा? ये बताएंगे जो जिनको नॉलेज है। अब वो क्यों बताएंगे? उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए। मीडिया के थ्रू भी कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, रेडियो पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होने चाहिए, टीवी पर कार्यक्रम ऑर्गेनाइज होना चाहिए, और हो हल्ला से इतर सामान्य छोटी छोटी बातें, कौन से मामलों में एफआईआर हो सकती, किस में नहीं हो सकती, किस मामले में कितने दिन तक किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करके रखा जा सकता है, कौन से मामले हैं जिन आपको जान के आश्चर्य होगा विवेक जी, एक व्यक्ति एफआईआर करने के लिए, एफआईआर का आप पढ़ोगे तो एफआईआर का मतलब होता है फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। जब भी किसी पुलिस थाने के भार साधक अधिकारी को यह सूचना दी जाए कि कोई संज्ञेय अपराध घटित हुआ है, तो पुलिस अधिकारी को उस पर एफआईआर दर्ज करना चाहिए। विडंबना इस देश की ये है, या व्यवस्था की विडंबना ये है कि एक व्यक्ति एफआईआर दर्ज करवाने के लिए चक्कर लगाता है, पुलिस अधिकारी एफआईआर दर्ज नहीं करता, टीआई एफआईआर दर्ज नहीं करता, उसको भगाता रहता है।
पढ़े लिखे लोगों की दुर्गति है। गांव के आदमी को तो वो मार के भगा देते, कच्चे कागज में लिख लेते, बोले लिखा है, उस पर उसमें नेगोशिएशन शुरू हो जाता। तो ये सब चीजें जो हैं अवेयरनेस से दूर होंगी, और अवेयरनेस सरकार की भी जिम्मेदारी है, बेशक गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है कि उनको कुछ व्यवस्था बनानी चाहिए, मीडिया चैनलों की जिम्मेदारी है, आम लोगों की जिम्मेदारी है, और हम जैसे जो लोग थोड़ा बहुत कानून का ज्ञान रखते हैं उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो समय समय पर लोगों के बीच में जाएं और उनको कानून के बारे में जानकारी दें। तो लीगल पॉइंट में हमारे साथ थे प्रोफेसर डॉक्टर राम प्रकाश चौबे, जिन्होंने जमानत पर गंभीरता से आप सभी को बताया। अगले हफ्ते हम किसी अन्य विषय पर पुनः आपके सामने आएंगे। कैमरा पर्सन संदीप मनोवार के साथ विवेक तिवारी, पंजाब केसरी, जबलपुर।